ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो है कक्षा 11 में जो है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। नील बोर सन 1913 ईस्वी में नील बोर नामक वैज्ञानिक ने जो है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का एक संशोधित और विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। जो बोर नामक वैज्ञानिक ने जो है जो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया है, वह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर ही आधारित परमाणु मॉडल है। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु के अस्थायित्व के विषय में पता चलता है तथा इसकी सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझा जा सकता है। और वह मॉडल क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। जो 1913 ईस्वी में नील बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि परमाणु एक गोल, यानी परमाणु की जो आकृति होती है वह गोल होती है, गेंद के समान, और उसके भीतर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, और उसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, घूमते हैं। और जो वृत्ताकार पथ है इलेक्ट्रॉन के घूमने का, उस वृत्ताकार पथ को निश्चित जो है कक्षा कहते हैं। और उन कक्षाओं को जैसे ध्यान से देखें, यहाँ पर ये हमारा ये परमाणु है और उसका ये नाभिक है, नाभिक धनावेशित है, और इसके चारों तरफ ये देखेंगे बहुत सारी कक्षाएं हैं, और इनको हम जो है के एल एम एन आदि अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या इनको हम 1 2 3 4 इन अंकों के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा परमाणु है, परमाणु में ये हमारा नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ क्या है, कुछ कक्षाएं हैं, वे निश्चित कक्षाएं हैं, और उनको हम जो है 1 2 3 4 अंकों द्वारा या के एल एम एन आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थितिज ऊर्जा के कारण, चाहे गतिज ऊर्जा हो या चाहे स्थितिज ऊर्जा, निश्चित मात्रा उसके पास होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कितनी भी गति करे, या अगर वह विरामावस्था में है तो उसके पास एक निश्चित जो है मात्रा ऊर्जा की निहित होती है। किसी भी एक निश्चित कक्षक में घूमने वाले, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी निश्चित होती है, यानी यह बदल नहीं सकती है। सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, एक समान होती। कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण जो है ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है, और वह निश्चित मात्रा जो होती है समान होती है। जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कक्षा में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की गति यानी कि ऊर्जा जो है निश्चित होगी। दूसरी कक्षा में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी वह निश्चित होगी। तीसरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं निश्चित होंगी। लेकिन अगर पहली और दूसरी और तीसरी ऊर्जा, अगर ये कक्षाएं हैं या कोष हैं, इनमें अगर आप कहें कि ये ऊर्जाएं सबकी आपस में बराबर होती है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली कक्षा में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं आपस में बराबर हो सकती हैं। उनके पास इन पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है वह निश्चित होती है, उससे वह न तो घटती है और न ही बढ़ती। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चक्रण करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्रण करते हैं। वे निश्चित कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे, परमाणु नाभिक के चारों तरफ वे कक्षाएं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। यदि हम मानते हैं
यहाँ पर देखिए ये तीसरा है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में केवल निश्चित कक्षाओं में गुणन कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में गुणन करते हैं जिनका कोणीय संवेग h अपॉन क्या होता है 2π होता है। कोणीय संवेग यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वेग क्या है, तथा वेग जो है v है, वेग क्या है v है, और परमाणु के जो केंद्र से दूरी, परमाणु का जो नाभिक है उससे इलेक्ट्रॉन की अगर दूरी r है तो कोणीय संवेग mvr होगा, और mvr बराबर n गुणे h अपॉन क्या 2π। n के स्थान पर आप कक्षाओं के जैसे 1 2 3 4 रखे ना, ये आप मान रख दें तो आप n के स्थान पर 1 2 3 4 डाटा आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, वह उपकेंद्र बल के द्वारा क्या होता है संतुलित होता है। यानी उस उपकेंद्र बल के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को न तो नाभिक के पास जाने देते हैं और न ही वो अपनी कक्षा को छोड़कर के, यानी कि जिस कक्षा में रहता है उसी कक्षा में हमेशा निरंतर, यानी कि निरंतर वह गति करता रहेगा। सामान्यतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा की कक्षा में रहते हैं, और परमाणु की यह जो है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की यह जो अवस्था होती है मूल अवस्था कहलाती है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूर्णन करता है तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हमारा परमाणु है और इसमें ये नाभिक है, अगर तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये निरंतर उसी में अगर गति करते हैं, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और न ही अवशोषण करेंगे। यदि आप देखें कि यदि पहली कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी कक्षा में आ जाता है तो जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण होगा, ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण होगा। और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कुछ निश्चित मान ही संभव होते हैं, इसलिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में सतत रूप से परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब निम्न कक्षा यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है जाता है तो उस समय ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा का जो क्या हुआ है कि ऊर्जा में परिवर्तन जो हुआ है, यानी ऊर्जा में जब यह जो है निम्न कक्षा से उच्च कक्षा या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा में जो परिवर्तन है, एनर्जी को हम ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, और डेल्टा ई बराबर ऊर्जा में ये परिवर्तन ही है। तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा ई का मान जो है उच्च, ये जो है आपका उच्च है, और माइनस क्या है ये निम्न है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये उच्च ऊर्जा स्तर में से घटा दीजिए तो डेल्टा ई का माना जाएगा। अब ये डेल्टा ई बराबर आप क्या लिख सकते हैं एच न्यू लिख सकते हैं, ठीक। अब एच न्यू के स्थान पर आप जानते ही हैं कि न्यू इक्वल टू होता है क्या सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन क्या होता है लेमडा, पीछे आप पढ़ चुके हैं, ये सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो डेल्टा ई के स्थान पर आप लिख सकते हैं एच सी अपॉन क्या लेमडा लिख सकते हैं। ये जो है ऊर्जा में क्या हो गया परिवर्तन, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा में यह परिवर्तन कहलाता है। उपरोक्त समीकरण को बोर की जो है आवृत्ति का नियम भी कहते हैं। ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है इसको हम जो है क्या कहते हैं बोर की आवृत्ति का समीकरण या नियम कहते हैं। अब देखेंगे बोर के सिद्धांत के क्या अनुप्रयोग रहे हैं। तो हम जो है क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की जो है विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं की गणना करेंगे। कैसे, यानी कि जिन परमाणुओं में जो एक इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उन परमाणुओं की जो है त्रिज्या अगर हम कैसे ज्ञात करें तो उसके लिए यहां पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें,
अब जो है और वे कौन से परमाणु होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ध्यान से देखेंगे वह जैसे आपका हाइड्रोजन H पर प्लस है, अनुप्रयोग करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको जो है ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा ये ध्यान से आप देखें। ये मान लेते हैं कि बोर सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार अस्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन द्वारा डाला गया घूर्णन तथा उपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो उपस्थित स्थिर आकर्षण बल के कारण होता है। यानी जो आपका उपकेंद्र बल है, उपकेंद्र बल क्या होता है ये ध्यान से देखेंगे। ये आपका नाभिक है और इसके चारों तरफ ये जो है कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को उपकेंद्र क्या करता है, संतुलित करता है। तो ये जो उपकेंद्र बल आपका जो है mv स्क्वायर बराबर होता है ZE का स्क्वायर अपॉन क्या R। ये आपका उपकेंद्र बल है, इसको आप समीकरण नंबर 1 रख लें। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आप पढ़े ही हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर होता है क्या, NH अपॉन 2 पाई है। इससे आप v के मान की गणना करें तो NH अपॉन क्या हो जाएगा, mvr इंटू 2 पाई हो जाएगा। ये जो v का मान प्राप्त हुआ है ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस समीकरण में जो है आप मान रख दें v का मान, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के वेग v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v का मान रखेंगे तो ये आपका m हो गया और NH अपॉन क्या हो जाएगा, mv mr लिखेंगे इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर। और ये जो है ZE का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। हमको निकालना है R का मान, तो ध्यान से देखेंगे m हो जाएगा गुणे n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m स्क्वायर R स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ZE का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखें ये आपका ये R है, R स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर जो है आपका R है। तो ये आपका R से R कट जाएगा, ये m से m कट गया, तो ये n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन m R इंटू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ZE स्क्वायर हो जाएगा। तो R बराबर आप लिखेंगे क्या, इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन हो जाएगा क्या 4 पाई स्क्वायर m इंटू ZE का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे जब R का मान आ गया, R बराबर इतना बार आपको मिल गया है, तो आपको इसमें जो है मान रखना है। H का मान रखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखते हैं, फिर जो है इलेक्ट्रॉन के जो है द्रव्यमान रखते हैं और पाई का मान रखते हैं। तो H मान देखिए H बराबर क्या होता है, H के मान की गणना अगर करें तो ध्यान से देखेंगे H बराबर जो है 6.6 आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा H बराबर जो है आपका मान स्थिरांक है 6.626 होता है, गुणे 10 के पावर ऋण 34 है। इसमें आपको मान दिया है 27 अर्घ दिया है। ये जो है सीजीएस पद्धति में है तो आप 27 अर्घ ही लिखिएगा। अर्घ है, ये लिखा है अर्घ सेकेंड, अर्घ
सेकेंड है, और ई का मान जो है आवेश दिया है, ई पर 4.4 है, 4.803 है, 4.803 गुणे 10 की पावर ऋण जो है 10 है, ऋण 10 है, ESU है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ग्राम में है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है m बराबर 9.109 है, इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। अब ध्यान से देखेंगे, पाई का मान आप जानते ही हैं, पाई बराबर 3.14 आपका होता है। अब इस मान को आप रखेंगे तो यहां पर जिन राशियों के मान दिए हैं वहां पर आप पुट करें तो r बराबर हो जाएगा, n का मान क्या है हमको पता ही नहीं है तो n स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे h स्क्वायर का मान तो 6.626 गुणे 10 की पावर 27 हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे आप लिख देंगे क्या, ये आपका 4 हो जाएगा, इंटू 3.14 हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे 3 या इसका स्क्वायर कर देते हैं, और इंटू लिखेंगे क्या यम का मान, तो ये 9.109 हो जाएगा, पूरे 10 की पावर 28 हो जाएगा। जेड का मान क्या है, तो आप जेड का मान पता नहीं है। ई का मान क्या है, ई का मान जो आपको दिया है 4.803 गुणे 10 की पावर ऋण क्या है 10 है, तो ई का स्क्वायर है तो इसका वर्ग कर दें। इस पूरे प्रोसीजर को आप हल करें, हल करने के बाद आपको मिलेगा ये Rn यानी कि n का मान आपको रखना होगा, तो ये आपका जो है 0.529 गुणे हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन क्या जेड एंगस्ट्रॉम में। इसको आप हल कर लें, इसको हल करने के बाद आपको Rn यानी कि n का मतलब है nवीं कक्षा, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं तो ये जो मान आएगा वह एंगस्ट्रॉम में आपको मिलेगा। Rn बराबर हो जाएगा 0.2529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले जो है जो भी परमाणु होंगे उनकी जो है कक्षाओं की त्रिज्याओं की गणना की जा सकती है। विभिन्न ऊर्जा के यदि जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की जो है ऊर्जा की गणना जो है करने के लिए हम जो है बोर के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गति करता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है के ई बराबर जो है 1/2 mv² होती है, और बोर संकल्पना से जो है mv² बराबर होता है Jd² का वर्ग बटे r होता है। इन दोनों में अगर हम तुलना कर दें या इसके द्वारा हम यदि निकालें तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऊर्जा की गणना करते हैं En का मान निकालते हैं तो उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे En के मान की कैसे गणना करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है 1/2 mv² हम लिख सकते हैं, और जो उत्केंद्र बल है तो mv² है, तो ये जो है mv² बराबर क्या लिख सकते हैं आप हैं Ze का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया r हो गया। इससे हम जो v के मान की गणना कर दें, या इसमें हम जो है ध्यान से देखें, जैसे mv² के स्थान पर हम क्या कर दें ये आपका रख दें तो ke ये समीकरण नंबर 1 लिख लें, और ये समीकरण नंबर 2 तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से तो mv² के स्थान पर यहां पर लिख दे तो ke बराबर हो जाएगा 1/2 Ze² अपॉन क्या r। ये आपका जो है गतिज ऊर्जा के मान आ जाएंगे, और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल जो होता है संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होता है। संपूर्ण ऊर्जा की क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे, अब जो है संपूर्ण ऊर्जा बराबर लिखेंगे के ई और प्लस क्या पीई, यानी कि ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा का योगफल है।
तो गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, और ZE² अपॉन क्या है, R है, और ये माइनस हो जाएगा ZE² अपॉन क्या, R। ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आधा में से पूरा 1 को घटाएंगे तो -1/2 ZE² अपॉन क्या हो जाएगा, R। ये क्या कहलाएगी, आपकी जो है संपूर्ण गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा आपका। अब इसमें जो है R का मान जो आप निकाल के यहाँ पर रखे हैं उस मान को यहाँ पर आप पुट कर दें। तो अगर इसमें n का मान अगर आपको चाहिए, जैसे n उसमें नहीं है, n के En की मान की बारे में बात अगर करते हैं तो En बराबर होगा क्या आपका, तो n से यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। En बराबर अगर करेंगे तो n से आपको क्या करना होगा, इसमें n से गुणा करना होगा, या तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो आपका संपूर्ण ऊर्जा का मान आया है R का मान, तो R का मान Rn रख दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से देखें जैसे आपका जो है R के मान के बारे में अगर बात करें तो -1/2 ZE² हो जाएगा 4 पाई, या एक बात आप यहाँ से देखें थोड़ा सा Rn बराबर हम निकाल के बता देते हैं आपको कैसे आएगा Rn का मान। यहाँ पर हमने अभी बताया था, अभी ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा था R का मान आपको निकालना है, तो ये जो है आपका mv² है, mv² है, और बराबर क्या है ZE² अपॉन R है, और ये जो है mv² है, ये जो है mvr है, बराबर क्या है कि आपका जो है NH अपॉन 2 पाई है, तो v बराबर आप निकाल दिए NH अपॉन 2 पाई इंटू mr हो जाएगा। ये v का मान आप यहाँ पर रख दिए, तो ये जो है m इंटू हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई mr हो जाएगा होल का स्क्वायर, बराबर ZE² अपॉन क्या हो जाएगा, R। तो ये m हो गया गुणे n², ये हो जाएगा h² हो जाएगा, और अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा m² r² हो जाएगा, बराबर ZE का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे r हो जाएगा, r से r आप काट देंगे, m से m कट जाएगा, तो n² h² अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, m हो जाएगा r हो जाएगा, बराबर ZE² हो जाएगा। तो R बराबर आपका निकल कर आ जाएगा क्या, ये h² अपॉन हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m हो जाएगा, और ZE का स्क्वायर हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, इतना आप मान जो इसमें रख दें तो -1/2 लिखेंगे, ZE का स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो आपका R का मान है ये इसमें अगर पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा क्या, En बराबर जो आपका En है वो जो आपको मिलेगा ये जो आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m ZE का स्क्वायर हो जाएगा बटे n² h² हो जाएगा, तो -1/2, तो 2 से आप काट दीजिए इसको, ये आपका माइनस केवल रहेगा, और Z² e पर 4 घात हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, m हो जाएगा, अब बटे n² h² हो गया। तो ये En के मान की गणना इससे की जा सकती है। यहाँ पर जो है Z का मान तो आपको पता नहीं है, E का मान, पाई का मान और m का मान और h का मान पता है, तो Z बटे आप इसको जो है मान रख करके हल कर लेंगे, और उसके बाद Z² अपॉन n² जो आपको मिलेगा। इस सूत्र के द्वारा हम जो है किसी भी कक्षा की जो है संपूर्ण ऊर्जा के मान की गणना कर सकते हैं। इस वीडियो में तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।